हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन ने जो ऐसे लिखा है और फ्रेंडशिप उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले एक बार थोड़ा सा समझ लें कि फ्रांसिस बेकन है वो इस ऐसे में क्या बता रहे हैं। इस ऑफ फ्रेंडशिप जो ये ऐसे है उसमें फ्रांसिस बेकन ने मेनली बताया है कि क्यों लाइफ में फ्रेंडशिप अनिवार्य है या किसी भी मैन की लाइफ में एक ट्रू फ्रेंड का होना कितना कंपलसरी है। इस तरह से वो कई सारे एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह हिस्ट्री में भी क्या फ्रेंड्स रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ वो कई सारे लैटिन सेइंग्स का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो लाइन है, हु एवर सो इज डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड इज आइदर अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड, यानी कि वो कोई भी इंसान जो कि सॉलिट्यूड यानी कि लोनलीनेस आइसोलेशन में खुश रहता है या उसको हैप्पीनेस मिलती है, वो ह्यूमन क्रिएचर नहीं है, वो या तो वाइल्ड बीस्ट है या सुपर नेचुरल पावर गॉड है। उसके बाद सेकंड लैटिन सेइंग्स वो यूज करते हैं, मैग्ना सिविटास मैग्ना सॉलिट्यूड्स। ये मॉडर्न सिटीज मेट्रो सिटीज की जो कंडीशन है उसको शो कर रहा है कि जितने बड़े बड़े शहर होते हैं उतना ही बड़ा मतलब उतना ही अधिक आइसोलेशन होता है। लोग क्राउड को हम एक फ्रेंड्स का नाम नहीं दे सकते। जो व्यक्ति एक आइसोलेशन की प्रोसेस से गुजर रहा है या वो आइसोलेशन फील कर रहा है तो उसके लिए जो क्राउड होगा वो फ्रेंड नहीं हो सकते, और ना ही उस व्यक्ति के लिए जो बातें होगी, जो क्राउड की जो बातें होगी वो एक तरह से टिंकलिंग बेल की तरह होगी, उसके लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि जो मैग्ना सिविटास मैग्ना सॉलिट्यूड्स इन्होंने जो लैटिन सेइंग्स यूज की है उसके कहने का मतलब ये है कि मेट्रो सिटीज में जो फ्रेंड्स होते हैं वो फिजिकल दूरी की वजह से दूर दूर रहते हैं, उनके जो घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच की जो इंटीमेसी होती है फ्रेंड्स के बीच की, वो इंटीमेसी उनके नेबरहुड्स के बीच में आ जाती है। यानी कि वो जगह जो एक फ्रेंड की होती है जो घनिष्ठता के साथ होती है वो जगह पड़ोसी ले लेते हैं। सो इसी तरह वो कई सारे एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप की बात कर रहे थे कि क्या होता है फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, तो बेकन क्लियरली यहाँ कह रहे हैं कि ईज एंड डिस्चार्ज द स्वेलिंग ऑफ द हार्ट, यानी कि एक ट्रू फ्रेंड के साथ अगर हमारे पास एक अच्छा फ्रेंड है तो उसके साथ मिलकर हमारे जो हार्ट की जितनी भी हैवीनेस होती है, जितनी भी इनर इमोशंस होती है वो सब निकल कर बाहर आती है, और हम हमारे फ्रेंड्स के साथ कन्फेशन या अपनी इमोशन शेयरिंग के बाद अपने हार्ट को बहुत लाइटली फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम हमारे साथ कुछ है, हम खड़े आराम से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह बॉडी के हर पार्ट को खोलने के लिए कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल सर्जा लिवर को खोलने के लिए है, स्प्लीन को खोलने के लिए स्टील है, सल्फर फ्लावर्स ऑफ सल्फर है वो लंग्स को खोलने में काम आते हैं। कैस्टोल में है वो ब्रेन की रेमेडी में यूज होता है। बट हार्ट को खोलने की कोई भी रेमेडीज अभी तक नहीं बनी है। उस हार्ट को खोलने के लिए मतलब किसी इंसान के मन की भावनाओं को जानने के लिए गॉड ने एक ही क्रिएचर बनाया है, वो है ट्रू फ्रेंड। बट अ ट्रू फ्रेंड whom you may impart griefs, joy, fear, hope, suspicion, counsel एंड एटसेट्रा। और उसके साथ बेकर ने एक शर्त भी रखी है कि जब आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ भी शेयर कर रहे हो तो एकदम प्योर कन्फेशन होना चाहिए। एकदम प्योर मीन्स आप उसके साथ कोई लाई नहीं बोल सकते, कुछ भी लाइंग नहीं कर सकते। आपको जो भी आपके मन की फीलिंग्स है आप उसको एकदम क्लियरली कन्फेस करो कि यस आई एम फीलिंग दिस, और तब आपके पास फ्रेंडशिप का जो फर्स्ट फ्रूट है वो होगा। मीन्स जो आपका हार्ट होगा वो लाइट हो जाएगा, स्वेलिंग्स जो है हार्ट की यानी कि जो इमोशंस जो है, जो भी सफोकेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आगे क्या करे, इट इज अ स्ट्रेंज थिंग टू ऑब्जर्व हाउ हाई अ रेट ग्रेट किंग्स एंड मोनार्क डू सेट अपॉन दिस फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप वेयर ऑफ वी स्पीक। यहाँ हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं फ्रांसिस बेकन, और ये कह रहे हैं कि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जो बड़े बड़े राजा थे, जो ग्रेट किंग्स थे, मोनार्क्स थे, उन्होंने इस फ्रूट को पाने के लिए क्या कीमत चुकाई, उन्होंने मतलब इस फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप की उनको क्या कीमत चुकानी पड़ी। सो ग्रेट मीन्स इतने ग्रेट किंग्स थे, वो इतने बड़े सम्राट महान राजा जो थे, एज ए परचेज इट many times as they purchased it many times at the hazard of their own safety and greatness।
और कई बार तो ऐसा इतिहास में हमें मिला है कि कई बार ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने इस फ्रेंडशिप को अपनी सुरक्षा की भी ताक पे रख के किया गया। मतलब उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप के लिए ना तो अपनी पोजीशन का ध्यान रखा, ना ही अपनी सिक्योरिटी का। मतलब उनके लिए सारी सीमाओं से बढ़कर, सबसे बढ़कर उनके फ्रेंड थे। ऐसे भी ग्रेट किंग्स, ग्रेट मोनार्क्स हमारी हिस्ट्री में हुए हैं। वेयर ऑफ वी स्पीक सो ग्रेट एज दे परचेज इट मेनी टाइम्स वेयर एट द हैजार्ड मीन्स एट द डेंजर ऑफ देयर ओन सेफ्टी, यानी कि अपनी खुद की लाइफ को भी डेंजर में डालकर अपनी खुद की जो पोजीशन है उसको भी ताक पे रखकर उन्होंने फ्रेंडशिप निभाई। फॉर प्रिंसेस इन रिगार्ड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ देयर फॉर्चून फ्रॉम दैट ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एंड सर्वेंट, कुछ राजकुमार ऐसे भी थे जिनके जो उनके और उनके फ्रेंड्स के बीच एक डिस्टेंस था। डिस्टेंस किसका? देयर फॉर्चून, यानी कि एक प्रिंसेस या एक सर्वेंट का गुलाम फ्रेंड होना। मतलब उनके बीच जितने भी जो फॉर्चूनर जितनी भी डिस्टेंसेस थी उनको भी उन्होंने क्रॉस कर लिया। कैन नॉट गैदर फ्रॉम दैट ऑफ देयर सब्जेक्ट सर्वेंट्स कैन नॉट गैदर दिस फ्रूट। और वो राजा जो भी राजकुमार ये जो अंतर होता है पद का, अगर उस अंतर को किसी ने अगर नहीं भुलाया, अगर ट्रू फ्रेंड को पाने के लिए उन्होंने इन चीजों को इग्नोर नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल उनके जो भी रेपुटेशन है, जो भी उनका पद है, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो कोर्टियर हो, तो उन सबको अगर ट्रू फ्रेंड ढूंढना था तो उन्होंने अपनी रेपुटेशन, अपने पोस्ट, उन सबको साइड में रख के सोचा। और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, कोई राजकुमार था जो इस डिस्टेंस को रियली बहुत सीरियसली लेता था, तो उसने इस फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप को एंजॉय नहीं किया। एक्सेप्ट टू देमसेल्फ कैपेबल देयरफॉर, यानी कि उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो खुद नीचे झुककर, यानी कि अपनी रेपुटेशन से नीचे उतरकर फ्रेंड्स को ढूंढे या फ्रेंडशिप निभाए। देयर इज सम पर्सन टू बी एज इट वर कंपेनियन एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू देमसेल्फ। और कुछ राजकुमार ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने से नीचे जो स्तर के लोग थे, जो लो स्टैंडर्ड्स के लोग थे, फॉर एग्जाम्पल सर्वेंट्स थे, उनके जो कॉमन पीपल थे, उनमें से कुछ पीपल को उन्होंने ऊपर उठाया, मीन्स फ्रेंड्स बनाया और अपने बराबर ले आए, मीन्स इक्वल टू देमसेल्फ, यानी कि उनको अपनी पोस्ट की इक्वल जगह दी, उनको अपने बराबर बिठाया। विच मैनी टाइम्स सॉर्ट टू इनकन्वेंस मीन्स, और कई बार ये जो इतना लगा फ्रेंडशिप के बीच में रहा, फ्रेंड्स के बीच में रहा, वो कई बार प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करता रहा। द मॉडर्न लैंग्वेज इज गिवन unto such persons the name of favoritised और privileges, यानी कि अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज की बात करें तो ऐसे लोगों को जिन्होंने राजकुमारों ने कॉमन पीपल्स को उठाकर फ्रेंड्स बनाया, उन कॉमन पीपल को मॉडर्न लैंग्वेज में फेवरेट्स या फिर प्राइवेट्स बोलते हैं, यानी कि वो लोग जो उनके प्राइवेट सीक्रेट शेयर करते हों। एज इफ इट वर मैटर ऑफ ग्रेस और कन्वर्जेशन, और उनके साथ इसी तरह से व्यवहार किया जाता जैसे वो उनके खुद के फैमिली मेंबर हो। बट द रोमन नेम अटेन द ट्रू यूज द कॉज देयर ऑफ नेमिंग देम पार्टिसिपेटिव करिकुलम, यानी कि और रोमन जो लैंग्वेज है उसमें इस तरह के लोगों को एक अलग ही नाम दिया गया, पार्टिसिपेस करिकुलम, यानी कि हर तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले। फॉर इट इज दैट विच टाइज द नॉट, और ये ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी जो फ्रेंडशिप बॉन्ड होता था उनको शो करने के लिए ये नाम दिया जाता था। ये पार्टिसिपेटिव करिकुलम एक तरह से आप उसको ऑनर कह सकते हैं, उसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता था जो किसी प्रिंस के या किसी किंग के बहुत ज्यादा क्लोज होता था। एंड वी सी प्लेनली दैट दिस हैज बीन डन नॉट बाय वीक एंड पैशनेट प्रिंसेस ओनली, और कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो पार्टिसिपेटिव करिकुलम है ये सिर्फ कमजोर या बहुत ज्यादा लविंग प्रिंसेस द्वारा नहीं किया गया, बट बाय द वाइजेस्ट एंड मोल्ड पॉलिटिकल दैट एवर इन। ऐसे भी राजाओं ने ऐसा ऐसे लोगों को चुना है जो बहुत अपने आप में बहुत संपन्न थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी उनको एक फ्रेंड की जरूरत पड़ती थी और उसके लिए उन्होंने अपनी पोस्ट, अपनी जो हाई रेपुटेशन है उस सबको इग्नोर करके कॉमन पीपल या जिसमें भी वो फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप के वो गुण देखते थे उनको वो अपने साथ बिठाते थे।
बट बाय द वाइचेस्ट एंड मोस्ट पॉलिटिकल देवर, यानी कि कई ऐसे राजा जिनके बराबर कोई हुआ ही नहीं हो, ऐसे राजाओं ने भी फ्रेंडशिप की थी। Who have often time joined themselves some of their servants, और कई बार वो अपने सर्वेंट्स तक को अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं। Whom both themselves have called friends and allow other likewise to call, और ये सर्वेंट्स उस लेवल तक एक फ्रेंड बन जाते किंग्स के कि वो किंग और सर्वेंट एक दूसरे को फ्रेंड्स कहकर एड्रेस करते थे, और दूसरों को भी किंग जो ये ऑर्डर करते थे कि तुम भी हमें फ्रेंड्स नाम से बुलाओगे। देम इन द सेम मैनर, यानी कि जो ऑनर, जो भी रेस्पेक्ट उस किंग को मिलती या जो भी हाई रेप्यूटेड पर्सन को मिलती, वही सेम रेस्पेक्ट उसके फ्रेंड को भी मिलती। यूजिंग द वर्ड विच इज रिसीव्ड बिटवीन प्राइवेट मैन, और ये लोग जो ये जो फ्रेंड्स होते थे उनके बीच जो टॉकिंग होती थी, जो वर्ड्स यूज किए जाते थे, जो लैंग्वेज यूज की जाती थी, वो इस तरह से की जाती थी जैसे प्राइवेट मैन आपस में करते हैं। मीन्स फ्रेंड्स बनने के बाद, बिकमिंग देयर फ्रेंड्स, कोई भी डिस्टेंस उन लोगों के बीच में नहीं रहता था। अब देखिए यहाँ कई सारे पेयर्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं फ्रांसिस बेकन की, किस तरह ग्रेट किंग जो हुए हिस्ट्री में, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ कितना अच्छा बिहेवियर किया, और इन फ्यूचर उन लोगों को जिन्होंने इन प्रिंसेस, इन किंग्स ने ऊपर उठाया, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया इस फ्रेंडशिप का। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ एल साइला व्हेन ही कमांडेड रोम रेज्ड पॉम्पे। एल साइला जब वो रोम का राजा था तो उन्होंने एक सर्वेंट था पॉम्पे नाम का, पॉम्पे द ग्रेट, जिसके बाद में नाम लगाया गया, टू दैट हाइट दैट पॉम्पे वांटेड हिमसेल्फ फॉर सिलास ओवरमैच, साइलस ओवरमैच, यानी कि जो एल साइला था जब वो राजा था तो उन्होंने पॉम्पे को उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि जहां पर पहुंचकर पॉम्पे को ये लगने लग गया कि वो एल साइला से भी ग्रेट है, यानी कि वो एल साइला को भी ओवरलेप करने लगा। फॉर व्हेन ही हैड कैरीड द काउंसिलशिप फॉर अ फ्रेंडशिप ऑफ हिज अगेंस्ट द परस्यूट ऑफ साइला एंड दैट साइला डिड अ लिटिल रिजेंट थ्रेड, यानी कि एक बार जब ये किस्सा हुआ कि फॉर व्हेन ही कैरीड द काउंसिलशिप ऑफ अ फ्रेंड, यानी कि एक बार जब राजा ने बिना पॉम्पे की सलाह के एक फ्रेंड को काउंसिलशिप यानी कि कोर्टियर में कुछ जगह दे दी, वो भी एल साइला के अगेंस्ट, तो एल साइला ने क्या किया, डिड अ लिटिल रिजेंट थ्रेड, जो एल साइला थे उन्होंने थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात की, एंड बिगेन टू स्पीक ग्रेट, और पॉम्पे को समझाने लगे। देन पॉम्पे ने क्या किया, पॉम्पे टर्न्ड अपॉन हिम अगेन, पॉम्पे जो है उस पर ही अग्रेसिव हो गए, एंड इन इफेक्ट बेड हिम बी क्वाइट फॉर दैट मोर मैन अडॉप द सन राइजिंग देन द सन सेटिंग, और पॉम्पे ने एल साइलो को बहुत ही बड़ा और बहुत ही टॉन्टिंग कमेंट दिया, फॉर दैट मोर मैन अडोर द सन राइजिंग देन द सन सेटिंग, उन्होंने कहा कि लोग उगते सूरज की पूजा करते हैं, डूबते हुए सूरज की नहीं। मीन्स ये डायरेक्ट कमेंट था एल साइला को कि यू आर नाउ ओल्ड एंड नाउ आई एम द राइजिंग किंग ऑफ दिस किंगडम, सो देयर शुड बी माई ऑर्डर टू बी अलाउड। विथ जूलियस सीजर, सेकेंड एग्जाम्पल दे रहे हैं, विथ जूलियस सीजर डेसिमस ब्रूटस हैड ऑब्टेन दैट इंटरेस्ट, और जूलियस सीजर के साथ भी यही हुआ, डेसिमस ब्रूटस था उसने भी यही इंटरेस्ट, जो यही इंटीमेसी जूलियस सीजर के साथ भी बन गई थी, इतनी घनिष्ठता हो गई थी। एज ही सेट हिम डाउन इन हिज टेस्टामेंट फॉर द हेयर इन रेमिनार आफ्टर हिज नेफ्यू, रिमेंटर मीन्स जो डेसिमस ब्रूटस था उसने भी जूलियस सीजर की जगह जो हार्ट में वो जगह बना ली थी कि जूलियस सीजर ने अपना जो नेफ्यू था उसका जो केयर टेकर था वो किसको बना दिया था, डेसिमस ब्रूटस को ही बना दिया था। एंड दिस वाज द मैन दैट हैड पावर्ड विथ हिम टू ड्रॉ हिम फोर्थ टू द डेथ, और यही वो मैन था जिसने जूलियस सीजर को डेथ की तरफ पुश किया, आगे फॉरवर्ड किया। फॉर व्हेन सीजर वुड हैव डिस्चार्ज द सीनेट इन रिगार्ड ऑफ सम इल परसेज एंड स्पेशली अ ड्रीम ऑफ कैलिफोर्निया, अगर उस वक्त सीजर ने सीनेट को भंग कर दिया होता है, सीनेट को ब्रेक कर दिया होता कुछ बुरे सपने, कैलिफोर्निया के बुरे सपने के कारण, दिस मैन लिफ्टेड हिम जेंटली बाय द आर्म आउट ऑफ हिज चेयर, और तब जिस वक्त जूलियस सीजर ने घोषणा की कि मेरी वाइफ कैलिफोर्निया का एक बुरा सपना आया और उसकी वजह से मैं सीनेट को फिनिश करना, यहीं पे
डिस्चार्ज यानी कि सीनेट को भंग करना चाहता हूँ, तो इस मैन यानी कि डेसिमस ब्रूटस ने क्या किया, उस किंग जूलियस सीजर को उसके हाथ पकड़कर उसी के चेयर यानी कि उसी के सिंहासन से उठाया, टेलिंग हिम ही होप्ड ही वुड नॉट हैव डिसमिस्ड द सीनेट टिल हिज वाइफ हैड ड्रीम्ड अ बेटर ड्रीम। और उसको ये कहते हुए हटा दिया कि तुम इस सीनेट को तब तक नहीं भंग कर सकते जब तक कि तुम्हारी वाइफ कोई और अच्छा सपना ना देख ले। एंड इट सीम्स हिज फेवर वाज सो ग्रेट एज एंटोनियस इन द लेटर। और उस जो डेसिमस ब्रूटस था उसने ये बात इतने फोर्सफुली कही कि एंटोनियस, जिसके पास एक लेटर था, एंटोनियस ने अपने लेटर में डेसिमस ब्रूटस का क्या जिक्र किया है। एंटोनियस इन अ लेटर विच इज रेसिटेड फ्रॉम वर्बेटिम इन वन ऑफ द साइसरोस फिलिपिक्स कॉल्ड हिम बेनिफिक्ट, यानी कि अपनी एक सिसेरो फिलिपिक्स में उसको क्या बताता है, एंटोनियो डेसिमस ब्रूटस को बेनिफिक्स के